वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। दोस्तों आज विशेष दिन है 26 जनवरी है। ठीक है, 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे। तो दोस्तों आज़ादी का जश्न है, रिपब्लिक डे का जश्न है, आज पूरे दिन रहा। और आज शाम को हम लोग बात कर रहे हैं आज किसानों से जुड़े हुए मुद्दों की। हम लोग बात करेंगे फार्मर्स बिल की और एमएसपी की कि एमएसपी का इश्यू क्या है, ये देश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, और एमएसपी क्या होती है। हमारी पूरे डिस्कशन का पॉइंट होता है एमएसपी क्या होती है, कैसे डिसाइड होती है, किन किन चीज़ों पे दी जाती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे मित्रों। ठीक है, ये आज हमारे जो क्लास है उस क्लास का डिस्कशन पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और एक दो पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जय जवान और जय किसान की हम लोग बात करेंगे। 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन को याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ये दिन आया है और हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की इस खुशहाली पे, ठीक है, लोकतंत्र की इस खुशहाली पे इस दिन के साथ में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा गला खराब है, खैर आपके लिए तो बोलेंगे। और आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं दोस्तों। बात क्या है कि जो बड़ा नहीं है भावों से, जो बड़ा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो बड़ा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मित्रों अपने देश से प्यार करो, देश को दिल में रखो। जाति पंथ संप्रदाय कोटा एससी एसटी राजनीति नीति स्टेट्स, इन सब से ऊपर उठ के एक चीज़ हमारी है, वो है हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, ये जो दिन आया 26 जनवरी 1950 का, या हमारी आज़ादी का, इस सालों की तपस्या, सालों यानी सैकड़ों सालों की तपस्या के बाद में आया है। इसकी कीमत को हम लोग समझें। ठीक है, मतलब अगर आप इतना भी कर लें कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे तो कम से कम बुरा नहीं करें, ठीक है, तो भी बहुत है हमारे लिए। सोशल मीडिया से वैसे तो दूर रहो, और अगर आप उस कमेंट करते हो तो कुछ पॉजिटिव ही कर दो, बस इतनी सी बात है। बाकी एक स्टूडेंट के नाते तो आप इन चीज़ों से दूर रहो। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसान, तो किसान की हम लोग बात करेंगे, फार्मर प्रोटेस्ट की बात करेंगे और एमएसपी की बात करेंगे। हमारा पॉइंट होगा सारा एमएसपी पे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया? नहीं दिया। ठीक है, तो मेरा नाम है CNK शर्मा और अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी ऐप के ऊपर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आपको मैं वहाँ पे अवेलेबल मिल जाऊँगा। ओके, और मेरा कोड है NKSLI। अगर आपका मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा प्लस प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, और प्लस प्रोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, किस पे मिलेगा? आप जो हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे प्लस का, ठीक है, प्लस की फीस हमारी है 10,395 रुपये आफ्टर डिस्काउंट इस कोड के साथ में। और हमारा आइकॉनिक जो फैसिलिटी है उसकी फीस है 15,188। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें हैं जो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, कोड का यूज कैसे करना है, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और अनअकैडमी ऐप पे पहुँचेंगे। वहाँ मेरी फ्री क्लासें हैं। अनअकैडमी का तकरीबन 60 से मतलब 60% के आसपास का जो कंटेंट है वो फ्री है। कुछ 40% कंटेंट जो क्वालिटी कंटेंट है और थोड़ा बेहतर है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको 60 नंबर दिलवा रहा हूँ अभी, और आपको 80 या 85 नंबर लाने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्राइस पे करना पड़ेगा आपको। वो हमारा प्लस प्रोग्राम के तहत है 10,395 का और 15,188 रुपये का, ये आप ले सकते हैं। ये मैंने आपको साल भर की स्कीम बताई है। नॉर्मली बच्चे साल भर का कोर्स खरीदते हैं। अगर आपको 6 महीने का खरीदना है तो इससे कम पैसे में आ जाएगा। अगर आपको 3 महीने का खरीदना है तो उससे और भी कम में आ जाएगा। लेकिन किसी भी तैयारी करने के लिए हमें कम से कम 6 महीने तो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मेरी एडवाइस बेटो मित्रों ये है कि आपको कम से कम 1 साल का प्रोग्राम लीजिए। ठीक है, बहुत सस्ता है, 10,395 रुपये, छोटे मोटे कोर्स की फीस भी होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आज की मोटिवेशनल कोट है, क्योंकि लक्ष्य को बांध के रखो, और जैसे दशरथ मांझी ने जो पहाड़ गिराया था ना, उस पहाड़ की तरह आपको इस जोन के अंदर वो जो आपकी बाधाओं का पहाड़ है उसको तोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आओ मेरा इंट्रोडक्शन आ गया। CNK शर्मा मेरा नाम है और MCOM CA किया है, LLB किया है, और अभी अनअकैडमी ऐप के पे आपके साथ में हूँ। ओके दोस्तों, एक हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है।
आपने जो तैयारी की है उस तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपको टेस्ट देने चाहिए, यानी आपको एक युद्ध लड़ना चाहिए, और युद्ध लड़ने से पहले आपको युद्धाभ्यास करना चाहिए, जिसके लिए अनअकैडमी ने आपको स्पेशल फैसिलिटी दी है। 31 जनवरी को आप ये टेस्ट दे सकते हैं 11 बजे पेपर 1 के लिए। ऑल इंडिया रैंक निकलेगी, AIR रैंक निकलेगी इसके अंदर, और जो टॉप 50 स्टूडेंट होंगे इनको हम लोग स्पेशल प्राइजेस देंगे। ठीक है, ये स्पेशल प्राइजेस क्या होंगे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेशल प्राइजेस मिलेंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये फ्री टेस्ट है, कुछ भी नहीं करना। आप नीचे जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, और ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज कीजिए एनकेएस लाइव को, और यहाँ पे रजिस्टर करवा दीजिए। कोई चार्जेस नहीं है, टेस्ट जरूर दें। टॉप 50 को इनाम मिलेगा, इनाम नहीं भी मिलता है तो भी टेस्ट दें, क्यों कम से कम आपको अपनी तैयारी का मालूम चलेगा मित्रों। ओके दोस्तों, तो जो प्राइजेस की बात कर रहा था, ये 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है, 31 तारीख को, और इस कोड को आप लगा दीजिएगा एनकेएस लाइव को। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कोड है, इस एनकेएस लाइव का कोड लगा के आप इसको रजिस्टर करवा दीजिएगा। ओके, ये प्राइजेस हैं। फर्स्ट रैंक को 12 महीने की स्कॉलरशिप, 3 महीने की स्कॉलरशिप 1 महीने की, और 4 से लेके 50 जो बच्चे आएंगे उनको 1000 रुपये का अमेजन वाउचर, जिसको आप यूज कर सकते हैं अमेजन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नाउ द नेक्स्ट, आज का हमारा टॉपिक मित्रों भारतीय कृषि व्यवस्था की बात करते हैं। और कृषि के बारे में आज किसी पिता, मैंने कोई फादर किसान है, और किसान के बेटे को वो क्या कहता है कि बेटा कृषि मत करना, कृषि घाटे का सौदा है। ठीक है, अभी कृषि घाटे का सौदा क्यों है मित्रों? कृषि में कितनी पावर है वो पावर बता देता हूँ आपको। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में 17% का योगदान देती है, और भारत की 50 से 55% आबादी को ये क्या देती है? रोजगार देती है। यानी आप कहेंगे सर इतना बड़ा रोजगार, बिल्कुल जी, इतना ही बड़ा रोजगार देती है कृषि हमारी। ठीक है, तो कृषि का जीडीपी में योगदान कितना? 17%, और रोजगार कितना? 50 से 55%। फिर भी घाटे का सौदा क्यों? क्योंकि रोजगार जो है ना, इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है, छुपी हुई बेरोजगारी। यानी घर का एक मेंबर भी कृषि कर रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, तो जिस काम को 2 आदमी कर रहे हैं उसी काम को कृषि के द्वारा 4 आदमी को किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको और कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। ठीक है, इसलिए कृषि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर डिप्लॉयड है। इससे क्या होता है? इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो नीचे आ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सर्विस सेक्टर का हमारी जीडीपी में 50% योगदान है, लेकिन वहाँ पे मैन पावर कितनी डिप्लॉय है? ठीक है, लोग रोजगार कितना मिला हुआ है? 10 से 15% को। ठीक है, आप कहेंगे सर 10 से 15% लोग 50% जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, और 50 से 55% लोग 17% जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, और यही विरोधाभास है। हालांकि पिछले 50, 60, 70 सालों में हमने उपलब्धि भी हासिल की है। कैसे हासिल की है? क्योंकि 1960-70 का दशक आप याद करोगे तो उसमें हमने अनाज भी बाहर से लेना पड़ा था, यानी फॉरेन से हमने इम्पोर्ट किया खाने का अनाज। उस दिन से लेके अब तक हम लोगों ने काफ़ी हमारी स्थिति को सुदृढ़ किया है। आज हमारे एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इस पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि ये भारत में जो फार्मर प्रोटेस्ट हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं, और ये फार्मर प्रोटेस्ट बिल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तो एक पॉइंट पहले, उस पॉइंट से पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस कर लूँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। ठीक है, क्योंकि आगे वाला पॉइंट आप समझोगे तब जब आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझ जाओगे, पीडीएस को। अब मित्रों भारत में एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय खाद्य निगम, फूड सिक्योरिटी ऑफ, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब बनाया गया था? 1960 के अंदर। ठीक है, अब है क्या मित्रों, भारत के अंदर जो बीपीएल परिवार हैं, उन बीपीएल परिवारों को सस्ता अनाज दिया जाता है। सस्ता अनाज का मतलब क्या है? एक चार्ट के द्वारा मैं आपको इसको समझा देता हूं। ठीक है, यूं समझना, ठीक है, यूं समझ लो, ये चार्ट है। ओके दोस्त, और यहां से लेते हैं, ये सपोज करो हमारी एमएसपी है। ठीक है, इस एमएसपी पे हमारी सरकार हमसे अनाज खरीदती है। ठीक है, अब एमएसपी क्या होती है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। एमएसपी का सिंपल मतलब ये समझ लीजिए कि जब सरकार किसी अनाज का प्राइस पहले तय कर दे
और उस प्राइस का रेट बाद में नीचे की तरफ भी कुछ ना हो, मतलब जमीन पे गिर जाए वो प्राइस, लेकिन सरकार ने जैसे मान लो गेहूं का प्राइस सरकार ने 2,000 रुपये तय कर दिया, तो सरकार इस प्राइस पे वो गेहूं खरीदेगी आपसे। ठीक है, ओके दोस्तों। अब ये वो हुई एमएसपी। इस एमएसपी के बाद में सरकार आपसे अनाज खरीदती है, और उसके बाद में इस अनाज को मान लो ये अनाज सरकार ने 20 रुपये किलो खरीदा, इस 20 रुपये किलो अनाज को पीडीएस के माध्यम से, जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पीडीएस के माध्यम से 2 रुपये, 3 रुपये या 1 रुपये या फ्री नीचे की तरफ जो बीपीएल परिवार हैं या जो जिन लोगों को जरूरत है, एपीएल में भी जिनको जरूरत है अबाउट द, उन लोगों को ये खाद्यान्न सस्ते दाम में दिया जाता है। ठीक है, अब जो 20 रुपए से लेके बीच में सपोज करो 2 रुपए, ये जो 18 रुपए है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फूड सब्सिडी के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड सब्सिडी, डायरेक्ट फूड सब्सिडी एक तरीके से सरकार ने नीचे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को दे दी। यहां तक समझ में आ गई बात? ये सरकार अनाज खरीदती है और उस अनाज को खरीदने के बाद में कहाँ स्टोर करती है? इस अनाज को खरीदने के बाद में सरकार इसको स्टोर करती है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम हैं, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1960 में बना, उनके गोदामों में इसको स्टोर कर दिया जाता है। जहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? एक हमने सिंपल सा एक डायग्राम से 2-3 चीजें समझ ली हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस मेन पॉइंट पे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब होता है कि सरकार जो फूड खरीदती है उस फूड को स्टोर करेगी, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और नीचे की तरफ जो सरकार का काम है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, उसके लिए वो सरकार नीचे की तरफ मुफ्त में अनाज बांट देगी। ठीक है, और उस बांटने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पीडीएस सिस्टम। ठीक है, अब पहले क्या होता था, हम लोग सबको फूड देते थे, लेकिन बाद में 1997 के अंदर इसमें बदलाव कर दिया गया और ये लेके आ गए हम लोग टारगेटेड पीडीएस सिस्टम। टारगेटेड पीडीएस सिस्टम का मतलब उन लोगों को छांटना जो वास्तव में इसके योग्य हैं, जिनको ये अनाज मिलना चाहिए था। ठीक है, जिनको ये फूड मिलना चाहिए था मित्रों। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो 3 फार्मर बिल हैं, ये 3 फार्मर बिल लाए गए। ठीक है, अब इन 3 फार्मर बिलों का विरोध हो रहा है, खूब विरोध हो रहा है। सरकार कह रही है कि भाई ये हमारी अच्छी चीजें हैं, इनमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। किसान कह रहे हैं जी आपकी अच्छी चीजें हमें नहीं चाहिए, आप अपनी चीजें अपने पास में रखो, हम तो जहाँ हैं वहीं ठीक है। ओके, तो अब इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट बहुत पहले स्टार्ट हुआ और अब ये आगे थोड़ा सा पीक पे आ गया। अब हुआ क्या, सरकार ने लॉकडाउन के अंदर 5 जून 2020 को ये ऑर्डिनेंस लेके आई इन 3 बिलों का। अब नाम सुन लेना, ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज बिल एंड द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, ये 3 बिल हैं जिनका विरोध हो रहा है। तीनों बिल क्या हैं? तीनों बिल के नाम आपके सामने हैं, वो आप देख लो। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। लॉकडाउन में 5 जून के लिए ये लाया गया हमारा ऑर्डिनेंस, और देन आफ्टर इसको संसद में पास करवाया गया, और संसद में पास करवाने के बाद राष्ट्रपति ने इनकी परमिशन दे दी और ये कानून बन गए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब बात करते हैं तीनों जो फार्म एक्ट हैं उनके बारे में सेपरेट बात करते हैं। तो पहला बिल है द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। ठीक है दोस्तों, अभी पहले प्रेजेंट सिस्टम को देखते हैं, फिर नए सिस्टम को देखते हैं। प्रेजेंट सिस्टम में क्या होता है कि किसान फसल पैदा करता है और फसल पैदा करके वो लेके जाता है उसको मंडी के अंदर। ये मंडियां किन की है? ये मंडियां हैं, अगर आप गांव से हैं तो आप इनको जानते होंगे कि हमारी कृषि उपज मंडियां होती हैं। मैं भी गांव से हूं, तो गांव के आसपास
जो मंडियां होती हैं, यानी छोटे टाउन में जो मंडियां होती हैं, वहाँ पे किसान अपनी फसल लेके जाता है। और जो आड़तिए होते हैं, आड़तिए आड़तिए कोई गलत लोग नहीं है, लेकिन आड़तिए एक बिचौलिए लोग मान लीजिए, वो लोग किसान से क्या खरीदते हैं, वो उपज खरीदते हैं, ठीक है। और उस उपज को वो जहाँ भी बेचते हैं वहाँ बेच देते होंगे। इससे किसान को क्या होता है, तुरंत फंडिंग मिल जाती है। अब एक तरीके से तो मान लीजिए कि किसान का एक बैंक के रूप में ये लोग काम करते हैं कि किसान को जब पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये वर्तमान सिचुएशन है। इन मंडियों को लाया गया था दोस्तों एपीएमसी एक्ट, ठीक है। इसको ऑफिशियल हम लोग बोलते हैं हमारे राजस्थान में कृषि उपज मंडी, लेकिन इनको लाया गया था एपीएमसी एक्ट, ठीक है। एपीएमसी एक्ट कृषि उपज विपणन समितियां, इनका पूरा नाम है कृषि उपज विपणन समिति, एपीएमसी के तहत होती हैं। अब इनका एक स्थान है, उस स्थान को अलॉट करती है राज्य सरकार। और इन एपीएमसी मंडियों में कुछ टैक्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो 4% टैक्स होगा, 3% टैक्स होगा, स्टेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स होते हैं, ठीक है। किसान इन फसलों को बेचता है, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको टैक्स मिलता है और वो टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या होगा, अब इसमें बदलाव क्या होगा? तो एक बदलाव तो सरकार ये कह रही है कि भाई किसान अपनी फसल को एपीएमसी मंडी के बाहर भी, यानी अपने स्टेट से बाहर अगर उसको अच्छा प्राइस मिलता है वहां भी उसको बेच सकता है। तो दोस्तों पहले भी बेच सकता था, उसको कोई रोक नहीं थी, ठीक है। पहले भी बेच सकता था, उस पर कोई रोक नहीं थी, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल किसान है तो वो बेच सकता है, लेकिन किसान को बाहर जाके बेचना के लिए क्या है कि उसकी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। क्योंकि और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि भारत में जो 86% किसान हैं, उन 86% किसानों की आप बोलो कि जमीन जो है वो 1 हेक्टर से कम है, मतलब छोटे मार्जिन किसान हैं, मध्यम वर्गीय जो किसान होते हैं उनकी जमीनें का जो जोत है वो बहुत छोटा है। इतनी बड़ी जमीन उनके पास नहीं है कि वो अपनी फसल को विदेश मतलब दूसरे लोगों के पास बेच सके। लेकिन इसका एक पॉजिटिव सिस्टम भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इस पॉइंट का? पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि ये जो मंडियां हैं जो 4 से 3% टैक्स वसूल करती हैं, अगर किसान जैसे मान लो ये कोई कंपनी आटा बनाती है, मान लो XYZ एक आटा कंपनी है और वो आटा बनाती है, और उस आटा कंपनी सीधे किसानों के पास जाए, ठीक है, कि भाई आपका गेहूं मैं सीधे खरीद लूंगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि किसान के पास में एक तो पैसा सिस्टम से आ जाएगा, दूसरा उसकी श्योरिटी हो जाएगी किसान की, भाई ये इतना गेहूं मेरा हर साल ये खरीद लेगा। दूसरा उससे क्या होगा, ये 4% जो टैक्स है ना, ये टैक्स उसका बच जाएगा, लाने और ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन उसकी बच जाएगी, ठीक है। अब इससे स्टेट गवर्नमेंट क्यों नुकसान मतलब विरोध कर रही है इसकी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि एपीएमसी मंडियां उनकी है, उन्होंने जगह अलॉट करी है, वो फैसिलिटी वहां दे रही है, तो उनका जो ये जो 3-4% जो मतलब टैक्स मिलता है वो टैक्स यहाँ से जाने वाला है। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट इनके हैं, ठीक है। मतलब किसान एक तरीके से एपीएमसी मंडी से बाहर जाके इसको बेच सकते हैं और किसानों की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी कम आएगी, सरकार ये कह रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आपत्ति क्या है? आपत्ति मैंने आपको बता दी। एक तो अगर एपीएमसी मंडियों के अंदर फसल नहीं बिकी तो वो धीरे धीरे मंडियां बंद होना शुरू हो जाएगी, और किसानों का ये शंका है कि ये मंडियां बंद हो गई तो एमएसपी पे जो हमारे गुड्स बिकते हैं ना, हमारे खाद्यान्न जो बिकता है वो बिकना बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल क्या होता है कि एपीएमसी में जो मंडियां हैं उन मंडियों के माध्यम से ही हमारे खाद्यान्न को बेचा जाता है। तो अगर एमएसपी खत्म हो गया तो जो मंडियां भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। एमएसपी खत्म होगा तो मंडियां भी, मतलब मंडियां खत्म हो गई तो एमएसपी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि एपीएमसी की मंडियां भी रहेंगी और एमएसपी भी रहेगी। हम आपको एक अल्टरनेटिव मार्ग दे रहे हैं कि आपके पास में एक रास्ता और खुल गया अपने सामान को बेचने के लिए। यानी पहले सिर्फ आपके पास एक व्यवस्था थी एपीएमसी मंडियां, जहां पे आप एमएसपी पे सामान बेचते थे, अब आपके पास में और कोई व्यवस्था भी हो गई। जैसे मान लो कि एमएसपी पे गेहूं की रेट है 2000, और मैंने आपको जो XYZ एग्जाम्पल दिया आटा कंपनी का, वो आया किसान के पास, बोले मैं 2200 दूंगा या मैं 2400 दूंगा, तो उसके पास में एक अल्टरनेटिव वे खुल गया जिसके माध्यम से वो अपना फसल दूसरे को बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
ये इसका पॉजिटिव और ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए। दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया और दोनों को मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। ठीक है, अब किसान क्या कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि भाई मंडियां खत्म मत करो, कि सरकार भी कह रही है मंडी खत्म नहीं कर रही है, लेकिन सरकार लिख के नहीं दे रही, किसान उसके लिए मान नहीं रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम लोग एमएसपी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर बाद में। जो दूसरा कानून क्या है दोस्तों, द फार्म्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज बिल 2020। अब ये कानून क्या है? ठीक है, ये कानून बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में नई नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कई स्टेट्स में जाएंगे, मतलब पंजाब में भी है, मतलब कई स्टेट्स के अंदर अलग जो फसलें हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप ऐसे समझिए कि मैंने एक आपका जो खेत है वो खेत मैंने लिया और उस पर मैंने फसल पैदा करी, और उससे पहले मतलब दो तरीके मान लीजिए। एक तो मैंने आपसे कहा कि आपके किस खेत में जितनी फसल पैदा होगी उस फसल को मैं इस भाव से, जैसे फसल पैदा होगी मैं खरीद लूंगा और कुछ उसके बदले में एडवांस दे दूंगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैंने आपके खेत किराए पे ले लिए और उन खेतों पे मैं फसल पैदा कर रहा हूँ और उस किराए की जो लैंड है उस लैंड के बदले में आपको कुछ पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इससे क्या है, ये लाया क्यों जा रहा है? जैसे मैं मेरी जमीनों की बात करूं, हमारी जो जमीन है हमारे गांव में, उन जमीनों पे पानी नहीं है। ठीक है, पानी नहीं है तो वो जमीनें सूखी पड़ी हुई हैं। अब अगर कोई मान लो कंपनी आती है और वो हमें कहे कि हम आपकी जमीन ले रहे हैं, हम खेती करेंगे, हम लोग पानी लाएंगे कहीं से भी लाएंगे, ठीक है, और उसके बदले हम आपको ये चीज़ दे देंगे। तो यहाँ पे जो किसानों की शंका है, वो किसान ये कह रहे हैं कि उन्होंने कल को हमारी जमीन हड़प ली तो क्या होगा? पहला विरोध। ठीक है, सरकार कह रही है कि जमीन कि जो कंपनी लेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो जमीन की मालिक नहीं होगी, ना ही जमीन को वो लोन पे काम ले सकती है, ना ही वो बैंक में गिरवी रख सकती है। दूसरा, किसान कहेगी कल को उसने पैसा नहीं दिया तो सरकार कह रही है कि भाई आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट में जाने का जो तरीका है वहां पे लड़ाई चल रही है। ठीक है, कि भाई कलेक्टर के पास जाना है कि एसडीएम कोर्ट के पास जाना है कि तहसीलदार के पास जाना है। ठीक है, वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को कैसे अप्लाई करना है वहां पे इनकी मतभेद चल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, अब इससे किसानों को फायदा क्या होगा? किसानों को फायदा ये होगा कि उनका जो पैसा मिलना है खेती से वो फिक्स हो जाएगा कि इतना नुकसान, मतलब इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी स्थिति आ जाए। अब सपोज करो कई बार फसलों में बहुत बुरी तरह गिरावट आ जाती है। ठीक है, टमाटर 1 रुपये किलो बिकता है और टमाटर 100 रुपये किलो बिकता है। ठीक है, या फिर बारिश नहीं हुई, मानसून में दिक्कतें हैं, भारत मानसून का जुआ है हमारे यहाँ पे फसल, तो वो भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब सरकार का दावा क्या है? खेती से जुड़े सारी रिस्क किसानों की नहीं होगी, बल्कि जो एग्रीमेंट करेंगे उन एग्रीमेंट वालों पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फ्रेमवर्क है वो एक नेशनल फ्रेमवर्क है, जो किसान एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, प्रोसेसर्स हैं, होलसेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं और बड़े जो रिटेलर्स हैं उनसे एग्रीमेंट करके आपस में कीमत, फसल की कीमत तय की जा सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा? बीच के दलाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि भारत में 86% किसान जो है ना वो छोटे और मध्यम किसान हैं। वो सब लोग इतना सब लोग कर सकते नहीं कर सकते। जो बड़ी किसान हैं वो लोग तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे किसानों के लिए संभव नहीं है। तो मैंने आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इसके बता दिए हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये चीज़ सही है या गलत है, आप इसको खुद समझेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसेंशियल कमोडिटी एंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इसेंशियल कमोडिटी एंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये बिल बन गया है। अब बिल रहा, मतलब ऑर्डिनेंस नहीं रहा है, ये बिल हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है मित्रों, भारत के अंदर 1950-60 के आसपास क्या लाया गया था? एक कानून लाया गया। ठीक है, ये कोई भी व्यापारी जो इसेंशियल, एक लिस्ट बनाई गई इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट, उस कमोडिटी लिस्ट के अंदर जिसका नाम है उसका कोई स्टोरेज नहीं करेगा। ठीक है, इसेंशियल एक्ट लाया गया था 1955 के अंदर, और इस इसेंशियल लिस्ट में अगर कोई गुड्स आ जाता है तो उसका कोई भी व्यापारी उसका स्टॉक नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको स्टॉक नहीं कर सकता है। क्यों लाया गया था ये? जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए। ठीक है, अब क्या है इस कानून से क्या होगा? ये लोग
जो मतलब कानून क्या कहता है, कानून के अंदर बहुत सारे जो गुड्स हैं, ठीक है, उनकी क्या है, स्टॉक की लिमिट को हटा दिया गया है, यानी उन गुड्स को उस लिमिट से बाहर निकाल दिया गया, उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे अब व्यापारी उन चीज़ों को स्टोरेज कर सकता है, उनको अनलिमिटेड स्टोर कर सकता है, जितना मर्जी चाहे उतना स्टोरेज कर सकता है। अब इससे होगा क्या, बोले सर इससे अचानक क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों, इससे हमारी कोल्ड स्टोरेज और जो फूड सप्लाई चेन है ना, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ें अभी तक क्या है, ब्लॉक पड़ी हुई थी, अब वो चीज़ें खुली नहीं रही थी, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, तो इससे हमारे कोल्ड स्टोरेज बढ़ेंगे और फूड सप्लाई चेन अच्छी हो जाएगी, तो ये इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और किसानों को अपने जो फसल होती है उस फसल को इन कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज करने के लिए उसको जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब ये स्टॉक लिमिट कब लागू रहेगी, जब स्टॉक लिमिट, तब जब सब्जियों के दाम अगर डबल हो जाते हैं तो फिर स्टॉक लिमिट ऑटोमेटिक लागू हो जाएगी। दूसरी बात, या फिर खराब होने वाली फसल की कीमत 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, इनको सूची से हटा दिया गया है, यानी इनका स्टोरेज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इस पर एक तरीके से कंट्रोल खत्म कर लिया है। अब ये तीसरा पॉइंट है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, जो है मैंने आपको बता दिया है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों। ठीक है, यहाँ किसानों की लड़ाई चल रही है। अब किसान कह रहे हैं एमएसपी की बात, एमएसपी की बात करते हैं मित्रों। एमएसपी होती है न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, समझते हैं आगे। अब एमएसपी को समझते हैं कि एमएसपी क्या होती है। हिंदी में कहेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, अब तो एक दो लाइन में बात बताता हूं आपको, उस बातों को आप समझिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? सरकार हर साल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। यानी सरकार ने गेहूं का घोषित कर दिया 2000 रुपये, 2000 के आसपास ही घोषित किया हुआ है, तो हम 2000 पकड़ लेते हैं। तो 2000 रुपये गेहूं का मूल्य घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान जो फसल पैदा करेगा उस फसल को अगर उसको 2000 नहीं मिलते हैं तो सरकार इस मूल्य पे खरीद लेगी। ठीक है, और इसको खरीद के अपने एफसीआई के गोदामों में भर लेगी और उसके बाद में इसको पीडीएस के माध्यम से आम पब्लिक को दे देगी। अब इससे किसान को क्या फायदा हुआ? किसान को फायदा ये हुआ कि उसकी फसल का जो अगर बम्पर फसल भी हो गई तो उसको एक एश्योरेंस हो गया प्राइस का। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सरकार की 100% गारंटी नहीं है यहां पे कि वो खरीदेगी। ठीक है, सरकार की 100% गारंटी नहीं है। और किसान क्या कह रहे हैं कि 100% गारंटी वाला बिल लेके आओ, आप 100% गारंटी वाला बिल लेके आओ, जिससे क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। यानी कोई बाजार का आदमी है वो भी एमएसपी पे खरीदे और सरकार भी एमएसपी पे खरीदे। अभी वर्तमान में 15 से 20% किसान अपनी फसल को एमएसपी में बेचते हैं। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के किसान तकरीबन 50% लोग अपनी फसल को एमएसपी बेचते हैं और बाकी लोग 15 से 20% के आसपास एमएसपी बेचते हैं। ठीक है, अब एमएसपी में भी जो चावल और गेहूं की जो फसलें हैं उनकी प्राइस मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी तो आप देखो बहुत कम खरीदारी होती है, बहुत मतलब पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से अगर आप देखो तो मान लीजिए होता है। ठीक है, अब ये एमएसपी की घोषणा करता कौन है और एमएसपी में क्या चीज़ शामिल होती है और क्या नहीं शामिल होती है और सरकार इसके लिए मना क्यों कर रही है, वो 3 पॉइंट हम लोग और डिस्कस करते हैं। देखो मित्रों, इंडिया में जो एमएसपी का जो प्राइस है उसको उसकी जो घोषणा है वो सीएसीपी करता है। ठीक है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका पूरा नाम क्या है? सीएसीपी। सर इसका पूरा नाम सीएसीपी है? बिल्कुल, इसका पूरा नाम सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब दोस्तों इसको बनाया गया था 1965 के अंदर। जब इसको 1965 के अंदर बनाया गया तो इसका नाम रखा गया था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन।
क्या नाम रखा गया था मित्रों? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। अब 1964 के अंदर एक कमेटी बनी थी एल के झा, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, एक कमेटी बनी थी एल के झा। इस एल के झा कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे इस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को बनाया गया पहला। और इस एपीसी, उस टाइम इसको बोलते थे एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, और इसी की रिकमेंडेशन यानी एल के झा की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही भारतीय खाद्य निगम जो है वो बनाया गया। दो बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन क्या है कि कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। और कंसेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए ही मैं ये सब आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री जानेंगे तो प्रेजेंट को समझेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री को जानना चाहिए ताकि हमारा प्रेजेंट आपको समझ में आ जाए। तो एल के झा साहब की जो कमेटी बनी, उस कमेटी में एक भारतीय खाद्य निगम बना और एक हमारी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना, ठीक है, 1965 में। उसके बाद में इसका नाम बदला गया, ठीक है, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का नाम कर दिया गया, CACP, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं और स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, स्टेचुरी बॉडी है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर कमेटी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये काम करती है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट जो है सीधी कमेटी, संसद की जो कमेटी है उसके पास इसकी रिपोर्ट जाती है, वहाँ पे जाके इसको देखा जाता है, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी कमोडिटी यानी कितनी जो हमारी फसलें हैं उनका प्राइस घोषित किया जाता है? 23 फसलों का, ठीक है। और जो गन्ने का जो काम होता है ना मित्रों, गन्ने का मतलब हमारा जो गन्ना है उसके लिए भी एक फिक्स प्राइस घोषित की जाती है, उसको MSP नहीं कह सकते, उसको बोलते हैं FRP, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? FRP, फेयर रेम्युनरेशन प्राइस ऑफ शुगर केन, फेयर रेम्युनरेशन प्राइस ऑफ शुगर केन। यानी आपको क्या बात समझ में आ गई कि भाई हमारी MSP की घोषणा CACP करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है, जिसका निर्माण 1965 में हुआ था। इनिशियल नाम उसका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, जिसकी घोषणा एल के झा ने की थी, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के अंडर में काम करती है, ठीक है। और 23 फसलों का MSP घोषित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाला कैसे जाता है, बात आती है ये, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निकलता कैसे है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है मित्रों, ठीक है, वो फॉर्मूला समझो। A2 पहला पॉइंट है, A2 क्या आता है? ठीक है, A2 फॉर्मूला क्या कहता है? A2 फॉर्मूला में कृषि की लागत यानी किसान जो कृषि में जो पैसा लगाता है, मतलब उसकी जो खाद बीज की, उसका पेट्रोल डीजल, उसकी पावर, उसकी जो भी कॉस्टिंग आती है, ठीक है, इस कॉस्टिंग को हम लोग कहते हैं A2, ठीक है। A2 के बाद किसान खुद मेहनत करता है, उसका परिवार मेहनत करता है, उसकी जो लेबर होती है यानी किसान के जो परिवार की जो लेबर होती है, मेहनत होती है, इस A2 के अंदर उस FL यानी फैमिली लेबर, FL का मतलब क्या होता है? फैमिली लेबर, ये फैमिली लेबर प्लस में पारिवारिक श्रम, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब आती है C2, ठीक है, यही लड़ाई का मुद्दा है, समझना, दोनों 3 पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। एक कृषि की नगद लागत जो कि किसान खर्च कर रहा है, दूसरा किसान ने जो अपनी मेहनत करी उसकी मेहनत आ गई फैमिली लेबर के अंदर, तो A2 प्लस FL हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? A2 यानी जो A2 प्लस FL है, इसमें किसान की जो जमीन लगी हुई है उसका किराया जोड़ा जाए, ठीक है, उसका किराया जोड़ा जाए, यानी उस जमीन की को किराया भी होना है उसका, कि भाई अगर मैं इसको इस यूज में ना करूं तो कोई और यूज में करूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी कीमत, उसकी पूंजी जो है लगी हुई, उसका ब्याज या उस भूमि का किराया इसके अंदर जोड़ा जाए, C2, तब हमारा निकलता है C2। किसानों की मांग क्या है कि C2 के अंदर 50% जोड़ा जाए, ठीक है, और तब MSP की घोषणा की जाए, ठीक है। कंसेप्ट में आ गया कि C2 में MSP जोड़ा जाए। अब 2018 से पहले तो क्या होता था, C3
निकाला जाता था C2 का 110%। C2 में 110% जोड़ के हमारी MSP घोषित की जाती थी, यानी इन तीनों को जोड़ दिया जाता था और उसमें 110% उसका बना दिया जाता है। मानिए 100 रुपये है तो उसमें 110% और जोड़ दिया गया, यानी कॉस्टिंग हमारी 100 रुपये आ रही है तो मल्टीप्लाई इंटू 110 कर दिया, ठीक है, और ये प्राइस आ गई 210 रुपये। अब सरकार अरुण जेटली के टाइम पे एक नया फॉर्मूला लाती है और उसको कहते हैं 150% हम लोग MSP देंगे आपको, 150% MSP, यानी 1.5 गुना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10% ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ पे हम लोग 1.5 गुना ज़्यादा देंगे, लेकिन 1.5 गुना देंगे किसका, ये मुद्दा था विवाद। तो सरकार ने क्या किया, इस A2 प्लस FL, ठीक है, A2 प्लस FL का 150% दे दिया, A2 प्लस FL का 150% दे दिया, ठीक है। लेकिन किसान क्या कह रहे थे, किसान कह रहे हैं कि भाई आप A2 प्लस FL का मत दो, हमें C2 का 150% दो, C2 का 150% दो। ये है विवाद का विषय, ठीक है। अब सरकार कह रही है कि हम ऑलरेडी 150% दे रहे हैं तो हम लोग और आपको नहीं दे सकते। किसान कह रहे हैं कि नहीं, आप भारत में C2MS जो स्वामीनाथन कमेटी आई थी, उस स्वामीनाथन कमेटी में C2 का फॉर्मूला स्वीकार किया गया था, तो आप हमें C2 पे जो 150% जोड़ना है वो जोड़ के दो। सरकार ने A2 प्लस FL पे जो दिया है वो A2 प्लस FL पे दिया है। कंसेप्ट क्लियर आ गया आपको। लेकिन किसानों की दूसरी मांग हो रहा है, किसान कह रहे हैं कि आप C2 प्लस FL पे तो दो, लेकिन इसको अभी जब आप 10-15% दे रहे हो ना, इसको कंपलसरी कर दो, कानून बना के, कि देश में कहीं भी जो है ना कीमतें जो है इसके MSP से नीचे नहीं हो, ठीक है। अब ऐसा करने से किसान क्या कह, गवर्नमेंट क्या करे कि हम तो ऑलरेडी 50% प्राइस बढ़ा के दे रहे हैं आपको, और आप कह रहे हो कि नहीं MSP से नीचे बिकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये थोड़ा सा विवाद चल रहा है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को आप लगाना है, लेकिन एस्पेक्ट दोनों मैंने आपको बता दी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको MSP याद रखना है। MSP क्या होती है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पे ये हमारा जो फॉर्मूला है वो तय हुआ है, और CACP इसको निकालता है। अब MSP का फायदा क्या है, एक तो किसानों को उनकी आय की गारंटी मिल गई, ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारी PDS सिस्टम है, उस PDS सिस्टम के अंदर सरकारी अनाज जमा हो जाता है, और जो कृषि का जो प्राइजेस हैं, हमारी कमोडिटी के जो प्राइजेस हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, क्योंकि सरकार ने जो प्राइस घोषित कर दी MSP के रूप में, ये प्राइजेस नॉर्मली उसके आसपास ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फ्लक्चुएशन आता नहीं है, ठीक है। तो अब एक और पॉइंट है, अगर सरकार को मान लो कि अगले साल गेहूं कम पैदा करने हैं, तो वो क्या करेगा, MSP को कम कर देंगे, और सरकार को चाना ज़्यादा पैदा करना है या सरकार को तेल ज़्यादा पैदा करवाने हैं, तो उन तलन दिलन के तेल को प्राइस बढ़ा दिया जाता है MSP का। तो MSP के माध्यम से किसी फसल को कम और ज़्यादा भी सरकार एक तरीके से इसको वेपन को यूज करती है, कि किसी फसल को, जैसे पहले हमारे यहाँ पे तेल और तिलहन दलहन कम होता था, हम लोग इंपोर्ट ही करते थे, लेकिन अभी आप देखो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा तिलहन दलहन पैदा होता है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे उनकी MSP को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से MSP तो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या इसको सब पे लागू करना चाहिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम ऑलरेडी 50% ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। ये विवाद का विषय है, ठीक है, जिनके लिए बहुत सारी कमेटियां बैठी हुई हैं, सरकार कुछ कह रही है, किसान कुछ कह रहे हैं, देखो उसका निर्णय क्या निकलता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग ये कह रहे हैं सरकार से कि भाई आप और मैं, मेरी इच्छा ये है कि सरकार एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को दे, ताकि विदेशों में जैसे किसान अपनी फसल को अच्छे से बेच पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी यातायात की फैसिलिटी मिलेगी, अच्छे स्टोरेज पॉइंट मिलेंगे। मान लो कि आपने 100 बोरी गेहूं की पैदा करी और गेहूं का प्राइस हो गया कम, ठीक है, तो आप उनको स्टोरेज करोगे, और स्टोरेज करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, क्योंकि आप अपने घर पे तो स्टोरेज करोगे नहीं, एक जगह चाहिए। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी चीज़ें अगर सरकार और बढ़ा दे, तो किसान की जो इनकम है और बेहतर हो सकती है और अच्छे से हो सकती है। जो युवा अभी तक मतलब जो ये मानो किसानी के काम को
जा ही नहीं रहे, तो बाद में ये युवा सोचना शुरू कर देंगे कि भाई किसान का जो धंधा है, यानी कृषि जो एक धंधा है, व्यापार है, वो भी एक तरीके से कमाने का जुगाड़ है। वो कोई इतना बेकार काम नहीं है, अच्छा काम है। बस एक सिस्टम चेंज करने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से एग्रीकल्चर कंपनियां बहुत पैसा कमा रही हैं। ठीक है मित्रों, तो आज जो मेरा लेक्चर था, ये लेक्चर पूरा मैंने इसलिए बनाया कि हमारी एक तो एमएसपी भी समझ क्लियर हो जाए, दूसरा जो फार्मर बिल हैं उन फार्मर बिल्स पे हमारी समझ क्लियर हो जाए। इन दो चीज़ों के लिए हमने ये बिल बनाया है। ये मेरा जो आज का वीडियो था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए हों इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक समय की सीमा है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाऊं। ऐसा मैंने कोशिश की है, क्योंकि 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी के दिन के अंदर हम लोग ऐसे पॉइंट को पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से हटके एक समझ के हिसाब से हम चीज़ों को समझें कि वास्तविकता में हो क्या रहा है, मांगा क्या जा रहा है, दिया क्या जा रहा है, रियल में होता क्या है। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की आपके पास में कोशिश थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो, आज मालूम चली हो। और नीचे जो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, नीचे उस लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक क्लिक करेंगे तो आप अनअकैडमी ऐप पे जो मेरी प्रोफाइल बनी हुई है वहाँ पहुँचेंगे और उस प्रोफाइल पे आप टिक कीजिए, मतलब उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद में ये जो पीपीटी है, ये क्लास आपको वहाँ भी मिलेगी। ठीक है, ये क्लास आपको वहाँ भी मिलेगी, आप इसको ज्वाइन कर लेना क्लास को, और ये पीपीटी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा एक स्पेशल वीडियो बनाया था आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, मेरा कोड है एनकेएस लाइव। आपको मेरी क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप हमारा जो प्लस प्रोग्राम है उस प्लस प्रोग्राम को खरीदिए, हमारे आइकॉनिक प्रोग्राम को खरीदिए, और थोड़ी सी फीस की कामना हम लोग भी करते हैं आपसे, क्योंकि हमारा इतना कंटेंट फ्री है। तो हम लोग जो हमारी जो एकेडमी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो इनकम हम लोगों को भी आ सकता है, तो इसके अंदर हम लोग आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो प्लस प्रोग्राम और आइकॉनिक प्रोग्राम, प्लस प्रोग्राम हमारा 10,395 रुपये का है, आइकॉनिक प्रोग्राम हमारा 15,188 रुपये का है साल भर के लिए। आप उसको लीजिए, मेरा कोड एनकेएस लाइव, इस कोड को यूज कीजिए। इस कोड से 3 फायदे हैं। एक तो अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस देखते हैं ना, उस फ्री क्लासों में भी इस कोड को लगा सकते हैं। ठीक है, उस फ्री क्लासों में भी इस कोड को लगा सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा, अगर आप प्लस लेते हैं और आइकॉनिक लेते हैं तो वहाँ भी आप ले सकते हैं, इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। एक फायदा और है, जो 31 तारीख को हमारा कॉम्बैट प्रोग्राम हो रहा है, यानी ऑल इंडिया टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं पेपर 1 का, उसके अंदर भी आपको एक रेफरल कोड लगाना है। अगर आप ये रेफरल कोड लगाते हैं तो वो फिर आपका प्रोग्राम हो जाएगा फ्री। ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको ये कोड लगा देना है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। ठीक है, और कल सुबह 8 बजे हम लोग वापस मिलेंगे। मैं 2 टाइम पे, मॉर्निंग में 8 AM और शाम को 8 PM पे लेट्स क्रैक यूजीसी नेट चैनल पे, और